नमस्कार दोस्तों। यूपीएससी सिविल सर्विसेज न्यूज़ डिस्कशन में आपका स्वागत है। आज 2 अक्टूबर है, यानी कि गांधी जयंती। दोस्तों, आज हमें एक संकल्प लेना है। जिस प्रकार गांधी जी ने संयम रखते हुए शांति के साथ अपने प्रयासों को अनवरत रूप से लगातार जारी रखा था और उसमें वे सफल भी हुए थे, उसी अनुसार हमें भी हमारे टारगेट 312 यानी कि अनुच्छेद 317 की अखिल भारतीय सेवाओं को प्राप्त करने तक शांति के साथ लगातार अनवरत प्रयास करते रहना है। हम तब तक विश्राम नहीं लेंगे जब तक कि हम हमारे लक्ष्य को हासिल न कर लें। गांधी जी ने कहा था, स्वच्छता ईश्वर की आराधना के समान है। हमें भी हमारे जीवन में स्वच्छता लानी है। कौन सी स्वच्छता? स्वच्छ मस्तिष्क, स्वच्छ शरीर और स्वच्छ वातावरण वाली स्वच्छता। हमें बिना किसी नकारात्मक सोच के हमारे मन को साफ रखते हुए आज से, बल्कि अभी से हमें यूपीएससी की तैयारी में जुट जाना है। और निश्चित ही हम यदि लगातार कोशिश करते रहे तो सफलता निश्चित पालेंगे। अब हम देख लेते हैं आज द हिंदू, पीआईबी और इंडियन एक्सप्रेस की कौन कौन सी खबरें प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी है। पहली खबर है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट से संबंधित, मतलब कि शिशु मृत्यु दर। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब है प्रत्येक 1000 बच्चों पर कितने शिशुओं की मौत हो जाती है जिनकी उम्र 1 वर्ष से कम है। तो ये आखिरकार शिशुओं की मृत्यु क्यों हो जाती है? इसके बहुत सारे कारण हैं, जिसमें सबसे पहला कारण है वो है कि घर में ही डिलीवरी कराना। उस समय जन्म देते वक्त चोट लग जाती है, उन्हें डायरिया हो जाता है, कुपोषण हो जाता है, मेडिकल फैसिलिटी उन्हें उस समय मिल नहीं पाती है, बच्चा कम वजन का होता है। ऐसे बहुत से कारण हैं, लेकिन घर पे उतनी सारी फैसिलिटी होती नहीं है और बच्चा मर जाता है। तो अब हुआ क्या है कि रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने अभी सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम बुलेटिन 2016 जारी किया है और उसमें यह सामने आया है कि 2016 के में 2015 के मुकाबले 8% की गिरावट आई है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में। इसका मतलब क्या हुआ? 2015 में जो 37 डेज पर 1000 थी, वो 2016 में 34 डेज पर 1000 तक आकर रुक गई है। ऐसा इसलिए हुआ कि एक तो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी यानी कि हमारा जो संस्थागत प्रसव होता था वो अब ज़्यादा होने लगा है, और सरकार की जननी शिशु सुरक्षा योजना, उसका भी लोगों को लाभ मिल रहा है। और अब हमारा टारगेट है कि 2019 तक हम इसे 28 डेज पर 1000 तक लेके आ जाएं। लेकिन यूपीएससी क्या है, कभी भी ऐसे फैक्ट्स नहीं पूछती, लेकिन वो ट्रेंड पूछ सकती है। जैसे इस साल 2017 के प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन पूछा था कि पिछले 10 सालों में हमारा टैक्स रेवेन्यू जीडीपी के परसेंटेज में लगातार बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, ऐसा कुछ। तो वैसे ही वो आईएमआर के बारे में भी पूछ सकते हैं। तो हम देख लेते हैं कि पिछले 10 सालों में आईएमआर का क्या ट्रेंड रहा है। ये देखिए, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो पिछले 10 सालों में लगातार नीचे गिरती जा रही है। ये यहाँ 2005 में 58 थी, फिर 57, 55, ऐसे लगातार नीचे कम होती जा रही है, और 2015 में 37 और 2016 में 34 तक आ गई थी। अब हम देख लेते हैं कि ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल के बारे में। ये होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, यानी कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत। यह देश की जो 10 सालों में होने वाली जो जनगणना होती है उसका काम ये करता है, और पूरे भारत के स्टेटिस्टिक्स का इन्फॉर्मेशन भी यही रखता है। भारत की पहली जनगणना हुई थी 1870 में, लेकिन वो पूरे भारत की नहीं हुई थी। लेकिन जो सिस्टमेटिक पहली बार जो जनगणना हुई थी, जिसमें 10-10 वर्षों के बाद जो शुरू की जानी थी, वो हुई थी 1881 में। लेकिन उस समय भी क्या होता था कि एक टेम्परेरी रजिस्ट्रार जनरल बनाया जाता था, यानी कि जब सेंसस शुरू हुआ उस समय उसका निर्माण किया और जैसे ही ख़त्म हुआ उसके बाद वो ऑफिस डिसॉल्व हो जाता था। लेकिन 1971 से इसको एक परमानेंट बॉडी बना दी गई है और ये डेसेनियल सेंसस का काम करती है। इसी के साथ में रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट 1969 के हिसाब से अब जन्म मृत्यु का पंजीकरण भी इसी ऑफिस के द्वारा किया जाता है। इस ऑफिस का हेड कोई भी जॉइंट सेक्रेटरी लेवल का ब्यूरोक्रेट होता है। अगली न्यूज़ है वुमेन ऑफ इंडिया ऑर्गेनिक फेस्टिवल की। दिल्ली में मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा ये फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। क्यों? क्योंकि इसमें महिला एंटरप्रेन्योर और किसानों को ऑर्गेनिक खेती करने, उससे रिलेटेड प्रोडक्ट बनाने और उसका उद्योग करने को प्रोत्साहित किया जाता है। ये सिर्फ प्रमोट करता है ऑर्गेनिक सेक्टर को। ये बताता है कि कैसे इससे हेल्थ और एनवायरनमेंट के एडवांटेज हैं ऑर्गेनिक गुड्स के। इसमें वे अपने द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट्स, जैसे फूड प्रोडक्ट हो गया, ऑर्गेनिक फूड, पर्सनल केयर के कोई भी प्रोडक्ट हो गए, होम इम्प्रूवमेंट के लिए, और सोलर प्रोडक्ट, ये आदि सभी बेच सकते हैं। इस फेस्टिवल का थीम था गुड फॉर वुमेन, गुड फॉर इंडिया, गुड फॉर यू। सभी के लिए अच्छा है ऑर्गेनिक फेस्टिवल। नेक्स्ट है अर्पण 3.0। क्या है ये?
ये एक ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है आर्मी रिकॉर्ड ऑफिस प्रोसेस ऑटोमेशन अर्पण। हमारे जो डिफेंस स्टाफ हैं उनकी सर्विस का रिकॉर्ड अभी तक जो होता था वो मैन्युअली मेंटेन किया जाता था, लेकिन अब इसे क्या है, एक डिजिटलाइज करके इसको ऑटोमेशन में लाया जाएगा। इससे खुद कर्मचारी जो हैं वो अपने सर्विस रिकॉर्ड की डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। डिसीजन मेकिंग, प्रमोशन, पॉलिसी मेकिंग, उन सब में इस एप्लीकेशन का यूज़ में किया जाएगा, इस सॉफ्टवेयर का यूज़ में किया जाएगा। ये सॉफ्टवेयर जो है वो आर्मी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेंटर और टेक महिंद्रा, ये यहाँ देखिए, इन दोनों ने मिलकर बनाया है और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है। अगली खबर है, महाराष्ट्र को कल हमारे राष्ट्रपति जी ने ODF स्टेट इन अर्बन यानी कि शहरी क्षेत्र में खुले में शौच से मुक्त घोषित कर दिया गया है। तो अभी तक जो है वो सिर्फ 3 स्टेट ही हैं जिनको ODF स्टेटस मिला है अर्बन में। एक है गुजरात, दूसरा है आंध्र प्रदेश और तीसरा जिसे कल मिला है वो है महाराष्ट्र। इसी के साथ वहाँ पे एक OD वॉच मॉनिटरिंग सिस्टम भी लाया गया है। OD वॉच, ये देखिए, ये मॉनिटरिंग सिस्टम ये इंश्योर करता है कि पीपल जो हैं वो टॉयलेट सिर्फ बनाए ही नहीं, उनका यूज़ भी करें। अब देखिए कि ODF स्टेटस का मतलब क्या होता है। ODF का मतलब होता है कि वहाँ की जितनी भी सभी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, वहाँ पे कहीं पे भी फीसिस ना दिखें, यानी कि मल मूत्र जो भी है वो खुले में ना हो, विजिबल ना हो। उसी के साथ में जितने भी वहाँ घर हैं या राजकीय भवन हैं, उन सब में भी मल को सुरक्षित टेक्निक के साथ डिस्पोज किया जा सके, सेफ़ टेक्निक के साथ उसको डिस्पोज करें। सेफ़ टेक्निक का मतलब हुआ कि ना तो कोई सॉइल कंटामिनेशन हो, ना वाटर कंटामिनेशन हो, ना वहाँ पे मक्खियाँ हो, गंदगी हो, बदबू हो, ये कुछ भी ना हो। अब हम देख लेते हैं स्वच्छ भारत मिशन के बारे में। तो ये अभियान जो है वो 2 अक्टूबर 2014 को हमारे प्रधानमंत्री जी ने चालू किया था और 2019 तक इसमें लक्ष्य रखा गया है कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जब 150वीं वर्षगांठ होगी तब पूरा भारत गंदगी से मुक्त हो, खुले में शौच से मुक्त हो। तो इस अभियान के 2 पार्ट हैं, एक है अर्बन, दूसरा है रूरल, यानी कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और दूसरा स्वच्छ भारत मिशन शहरी। अब जो अर्बन वाला है उसमें क्या है, उसको एक मिनिस्ट्री चला रही है, वो है मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट। इसमें क्या क्या उद्देश्य हैं, तो ये है कि जितनी भी 1041 नगर पालिका या अर्बन लोकल बॉडी है उनको ODF स्टेटस दिलवाना। दूसरा, इनसैनिटरी लेटरिन्स जो हैं या इनसैनिटरी टॉयलेट्स जो हैं उनको फ्लश लेटरिन्स में कन्वर्ट कर देना। तीसरा है मैनुअल स्कैवेंजिंग को बिल्कुल समाप्त कर देना और 100% म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट को कलेक्ट भी करना और उसे डिस्पोज भी करना। इसी के साथ प्राइवेट सेक्टर कैपिटल फंड प्राप्त करने के लिए भी इसमें कार्य किया जाएगा और इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन के जरिए यहाँ पे जागरूकता फैलाई जाएगी। अभी तक सिर्फ 3 राज्यों को ODF का स्टेटस प्राप्त है, गुजरात, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। इस स्कीम में सेंटर और स्टेट दोनों ही फंडिंग करते हैं, लेकिन हम देखें कि वैसे तो जो सैनिटेशन जो है वो स्टेट का काम है, लेकिन फिर भी यहाँ पे सेंटर जो है वो 75% फंडिंग दे रहा है। इसी के साथ में वर्ल्ड बैंक और कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्वच्छ भारत कोष, इनके माध्यम से भी इसमें फंड प्रदान किया जाता है। दूसरा है स्वच्छ भारत मिशन रूरल। इसको मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन के द्वारा चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या है कि भारत के सभी गांवों को 2019 तक खुले में शौच से मुक्त कराना है और इसके लिए 12 मिलियन टॉयलेट्स यानी कि लगभग 1 करोड़ से भी ज़्यादा टॉयलेट्स का निर्माण किया जाएगा और इसके लिए सब्सिडी भी सरकार प्रोवाइड कराती है। इसी के साथ में इसका एक और उद्देश्य अवेयरनेस लाना, बिहेवियर चेंज लाना, लोगों के व्यवहार में परिवर्तन लाना है। और अभी तक 6 राज्यों को ODF स्टेटस मिल चुका है, उनमें सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, केरला, गुजरात, उत्तराखंड और हरियाणा। और इसमें जो लोकल बॉडीज़ जो हैं उनको ज़्यादा एम्पावर किया गया है, उनके ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली गई है। नेक्स्ट है रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट। ये बांग्लादेश में स्थित है, वहाँ की एक मेघना नदी है उसके किनारे पर। इसे भारत और रूस दोनों मिलके बांग्लादेश में बना रहे हैं। इस प्रोजेक्ट में भारत क्या क्या कर रहा है, एक तो वो इक्विपमेंट की सप्लाई कर रहा है और दूसरा बांग्लादेशी जो साइंटिस्ट हैं उनको तमिलनाडु के कुडनकुलम प्लांट में ट्रेनिंग दी जा रही है और रशिया यहाँ पे टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रहा है। अब हम देखते हैं कि भारत पहली बार ऐसा है कि भारत किसी विदेशी ज़मीन में जाके एटॉमिक एनर्जी का कोई वेंचर स्थापित कर रहा है।
और इससे पहले इंडिया बांग्लादेश में इस साल अप्रैल में ही एक सिविल न्यूक्लियर कॉरपोरेशन डील भी हो चुकी है। ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो 3+ जनरेशन यानी कि थर्ड जनरेशन से भी ज़्यादा एडवांस्ड है और उसमें सारे सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स की फॉलो किया गया है। अब नेक्स्ट है आयुष फेस्टिवल ऑफ स्टाम्प के बारे में। ये आयुष मंत्रालय और डाक विभाग मिलकर चला रहे हैं, आयुष मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। इसका उद्देश्य यूथ में डाक टिकट को कलेक्ट करना यानी कि फिलाटेली के प्रति उनके अंदर एक हॉबी को जागरूक करना और इसी के साथ में आयुर्वेद के प्रति भी उसमें आरक्षण बढ़ाना। नेक्स्ट है कैटेलोनिया से रिलेटेड। कल कैटेलोनिया में एक रेफरेंडम कराया गया लेकिन उसको स्पेन की गवर्नमेंट और वहाँ की कोर्ट ने इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया था। ऐसा क्यों? क्योंकि वो जो हैं वो वहाँ से अलग होना चाह रहे हैं। वो स्पेन की गवर्नमेंट से अलग क्यों होना चाह रहे हैं, इसमें उनके बहुत सारे तर्क हैं। जैसे वो चाहते हैं कि वो जितना स्पेन की इकोनॉमी में योगदान देते हैं उनका रिटर्न में उतना नहीं मिलता, और दूसरा वो अपनी खुद की आइडेंटिटी को बरकरार रखना चाहते हैं, इसलिए भी वो एक अलग देश बनाने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने अपनी कैपिटल को बार्सिलोना घोषित किया हुआ है जबकि स्पेन की राजधानी मैड्रिड है। ये कैटेलोनिया जो है वो इबेरियन पेनिनसुला के अंतर्गत आता है जो कि उसके ईस्टर्न मोस्ट पार्ट में। इसकी जोग्राफिकल लोकेशन देखोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, इस पूरे को बोलते हैं इबेरियन पेनिनसुला और यहाँ पे है ये कैटेलोनिया, ये वाला एरिया, ये जो फ्रांस और स्पेन की बॉर्डर के पास में है। आप देख सकते हैं ये कि ये मेडिटेरियन सी है, ये इस मेडिटेरियन सी को ही यहाँ पे टच करता है और स्पेन का ईस्ट वाला पार्ट है कैटेलोनिया। अगली न्यूज़ है दिव्यांग सारथी के बारे में। ये एक मोबाइल ऐप है जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट द्वारा जारी की गई है। इस मोबाइल ऐप में इंफॉर्मेशन दी जाएगी दिव्यांगों को कि उनसे रिलेटेड कौन कौन सी स्कीम चलाई गई है, कौन से कानून हैं, कौन सी स्कॉलरशिप्स हैं, कौन सी उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी है। इसके साथ में उनको ऑडियो नोट्स भी उसमें अवेलेबल होंगे ताकि जो सुन ना सकते हैं या जो देख ना सकते हैं उन्हें वो सुन सकें। और ये जो एप्लीकेशन है वो बिना इंटरनेट के भी चल सकती है। हमारे भारत में लगभग 2.5 करोड़ से भी ज़्यादा दिव्यांगजन है और उन्हीं के लिए सुगम्य भारत अभियान चलाया गया था और उसके लिए ही ये ICT इनिशिएटिव है ये एप्लीकेशन। और यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग है और राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 के भी अकॉर्डिंग इस एप्लीकेशन को बनाया गया ताकि ये सभी के लिए इजीली एक्सेसिबल हो। तो आज की न्यूज़ में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।